नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका जिला आपकी खबर में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। सत्र 4 दिनों तक चला, जिसमें हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक समेत कई बिल पारित हुए। सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। इस दौरान पीएलपीए एक्ट को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और सीएम मनोहर लाल में तीखी बहस देखने को मिली। मान लिया हमारे लिए, अगर मैं कब मना कर रहा हूँ, लैंड कवर जो है अगर हमने मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम क्या होते हैं सुन तो लीजिए। वो भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, वो पीएलपीए के उसमें नोटिफिकेशन में आ रही है कई इंटरनेशनल जो आपकी कंपनीज हैं हुएवर, तो यू शुड मेक श्योर कि मतलब वो जो अभी जो हो गई हैं उनको रहने दीजिए। पर आप जिस तरह वही तो कानून बनाया फाइल कर रहे हैं, अभी जो अमेंडमेंट किया था वही किया था पीएलपीए में। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखत में भेजा जा रहा है, दैट इज अ बैकडोर वे ऑफ गेटिंग इनटू द थिंग एंड डूइंग अवे विद ऑल द सेक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट। बहस हमने स्टैंड चेंज किया, और क्यों चेंज किया? इसलिए जब कान तनकलेव जो पीएलपीए के एरिया में थी उसको सारे को तोड़ा गया, और उसका कई करोड़ रुपए हरियाणा के ऊपर भी हर्जाना लगा है। उस एक केस को देख करके जब हमने विचार किया तो इसमें बहुत बड़ा एरिया, ये हमारे यानी एचएसबीपी के सेक्टर्स, हमारे कई ऑफिस, कई हमारे गुड़गांव में तो जो पुलिस के और सीआरपीएफ के कितने ही जो प्लाटून्स इतने सैकड़ों एकड़ में है, वो सारा धराशायी होने वाला था। तब हमने ये कहा कि नहीं, पीएलपीए लैंड, टोटल पीएलपीए लैंड इज नॉट फॉरेस्ट लैंड, और इस पर बहस चल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा था। खाली जो भी कि जो ये बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, उनका आप एक वो बना लीजिए ब्यूरो, हमारे पास है, आप उनको उतना का जो बने हुए हैं उनको एग्जाम दीजिए। अगर ये अरे वही आपको विधानसभा में पता है कि नहीं पता? पीएलपीए में एक अमेंडमेंट लाके यहाँ पास कराया गया है, और वो पास कराने के बाद उसको हमने गवर्नर जी के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा हुआ है, और उसी का सुप्रीम कोर्ट नोटिस लिया गया है कि ये अमेंडमेंट गलत किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसका हो रहा है। नहीं, इनको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो, पर जो फॉरेस्ट एग्जेम्प्ट करने के लिए एक्ट बनाया था, नहीं मान वाले जो प्रावधान है उनको मत आप छेड़िए, क्योंकि वो छेड़ने से ये हम कॉलोनाइजर को, लैंड शार्क्स को और अपॉर्चुनिटी आप पीएलपीए का अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के आओ, फिर मेरे से बात। मैं पढ़ वहीं कांग्रेस की सीनियर लीडर किरण चौधरी ने विधानसभा में पिछले सत्र के दौरान पारित किए गए भूमि अर्जन संशोधन 2021 कानून को वापस लेने की मांग उठाई। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, जब सरकार चाहेगी तो इसे वापस कर लेगी। ये जमीन अधिग्रहण का जो बिल पास करा था, वो गवर्नर साहब ने उसके ऊपर एसेंट देकर नहीं भेजा है। ये आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पूरा किसान विरोधी बिल है अध्यक्ष जी। इस बिल को हम वापस लें, और ये जो 3 काले कानून जो वापस ले लिए गए हैं, तो ये चौथा काला कानून हम क्यों पास करें? क्यों हम किसानों के विरोधी काम करें? क्यों हम टेनेंट्स के विरोधी काम करें? अध्यक्ष जी, ये अच्छा समय है कि हम ये आज विषय नहीं है। कुछ करें श्री, ये सरकार चाहेगी तो प्रस्ताव ले आएगी, वापस लेना होगा। आपके कहने से सरकार थोड़ा ही चलेगी। सरकार की मर्जी होगी तो विड्रा करेगी, आप थोड़ी करेंगे। सरकार चाहेगी तो विड्रा कर लेगी। आप देखिए, एक मिनट किरण जी, जब ये बिल पास हुआ आपने विरोध किया, विरोध के बावजूद सरकार ने पास किया। अब जो सरकार चाहेगी वही होगा ना, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। सरकार जब चाहेगी तो वह वापस करेगी। वहीं सीनियर लीडर और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की भूमि अर्जन संशोधन 2021 कानून को वापस लेने की मांग पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, कल को कांग्रेस के लोग कहेंगे विधानसभा की जरूरत नहीं है, इसे भी हटा दो। तो आप तो ये कहेंगे महोदय, अभी तो ये कानून वापस करने की बात कर रहे, पहले 3 कह रहे वापस ले लो, फिर अभी ये नया कानून कह रहे वापस ले लो। अब ये बार बार यही मांग करेंगे। अरे 5 साल बाहर और रह गए ना, अगली बार 5 साल और बाहर रह गए,
तो आप तो ये कहेंगे कि विधानसभा भी खत्म कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नंबर बाहर ही रहने का है। बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। अभी अटेली के विधायक सीताराम यादव ने अपने क्षेत्र के 9 गांव में सीवरेज सिस्टम लगाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस पर जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव बागोत तथा खेड़ी तलवाड़ा में, जिसकी आबादी 10,000 है, सीवरेज उपचार संयंत्र तथा सीवरेज प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही वो तथ्य कुछ और बोलते हैं। बागौत की जनसंख्या 5,228 है, खेड़ी की 6,457 है और तलवाड़ा की 1,631 है। मगर महाग्राम योजना के तहत जहां गांव में सीवरेज लगते हैं उसकी जनसंख्या निर्धारित 10,000 से ऊपर की है, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के 108 प्लस गांव आते हैं। मगर 1 जनवरी 2022 से जनसंख्या अभियान शुरू होगा और जैसे ही उसके आंकड़े आएंगे, प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब महाग्राम योजना को भी 3 हिस्सों के अंदर हम बनाने का काम करेंगे। 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गांव के अंदर तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। 8,000 से 10,000 की आबादी वाले को दूसरी एफएसटीपी की सुविधा के साथ उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और 5,000 से 8,000 वाले गांव को भी इस पॉन्ड अथॉरिटी एक नई परियोजना के साथ इसको टेकअप करेगी। जैसे जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, माननीय विधायक को वो आंकड़े भी दे दिए जाएंगे और उस पर काम भी शुरू करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रदेश में लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। इसके बिना बस ट्रेन में सफर करना संभव नहीं होगा। रेस्टोरेंट और मॉल्स में भी एंट्री नहीं मिलेगी। 1 जनवरी से प्रदेश में यह नियम लागू होगा। कहना चाहता हूं कि वॉलंटरली लोग लगाएं, अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया 1 जुलाई 2021 से। और इसको लेकर एक अपडेट भी आया कि 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते 28 से बढ़कर 31% कर दिए गए हैं। एनपीएस का शेयर केंद्र की तर्ज पर 10 से बढ़ाकर 14% करने का भी फैसला किया गया। 1 जनवरी 2022 से एनपीएस के बढ़े शेयर का फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा इंटरनेशनल नाम की एनजीओ की मुहिम 7 को हरियाणा में विस्तार का मौका दिया। सीएम ने वेबिनार के जरिए फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में लॉन्च किया। इस सर्विस से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 079690700500 पर कॉल कर बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से एक और बड़ी पहल की गई है
और बड़ी पहल का उद्देश्य यही है, मकसद यही है ताकि प्रदेश के व्यक्तियों को फ्री में, निःशुल्क में परामर्श मिल सके, उनका कोई खर्चा ना हो। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा इंटरनेशनल नाम की एनजीओ मुहिम 7 को हरियाणा में विस्तार का मौका दिया है। सीएम ने वेबिनार भी किया और वेबिनार के जरिए फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में लॉन्च किया। इस सर्विस से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 0796-907-00500 पर कॉल कर बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे पलवल की। पलवल के केएमपी और केजीपी इंटरचेंज के पास एक चलती हुई गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। और इसमें ब्रह्मजीत सनोफ राजेंद्र जो बादली से है वो चला रहा था, इसके पिताजी बैठे थे इसमें। ये बादली से बल्लंगड़ जा रहे थे तो केएमपी फ्लाईओवर के नीचे इत्तेफाक से अचानक आगे से इसकी धुएं की निकलने की जो है धुआं निकला और इसमें जो बैठे सवारी सारी नीचे उतर गई। किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और गाड़ी पूरी जल। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के फैसले का गोहाना में कृषि और किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सतबीर चहल ने विरोध जताया। सतबीर चहल ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। चहल ने कहा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना सरकार का एक तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा, जब लड़के और लड़की को देश के संविधान के कानून के तहत 18 साल में बालिग होने का अधिकार दिया गया है तो वो वोट डालकर देश में सरकार चुन सकते हैं, तो 18 साल की उम्र में लड़की को शादी करने का अधिकार क्यों नहीं। सतबीर चहल ने लड़कियों की शादी 16 साल करने की बात कही। उन्होंने कहा, आज महिला थानों में महिलाओं के बहुत से केस पड़े हैं। अगर खाप और पंचायत केस में सुलह नहीं करवाए तो केसों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि न्यायपालिका की गर्दन टूट जाएगी। चलिए अब आपको खबर बताएंगे रेवाड़ी से। रेवाड़ी में नियम 134A के तहत दाखिला न मिलने के विरोध में अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अभिभावक अपने बच्चों के साथ जिला सचिवालय पहुंचे, जहां मौके पर बच्चों की कक्षा लगाई गई। अभिभावकों ने कहा, जब तक दाखिला नहीं मिलेगा जिला सचिवालय में कक्षाएं लगती रहेंगी। अभिभावक पिछले कई दिनों से स्कूलों और अधिकारियों के चक्कर तक काट रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर अभिभावकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिएगा, नियम 134A है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। सर, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम गरीब है तो इसलिए हमारे बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते। हमें एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों का भी हक है कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़ाए। और हम डीसी साहब से इसीलिए पेश होना चाहते हैं कि सर, हमारे बच्चों के, हम गरीब है तो हमारे बच्चों की भी गुहार पुकार सुनी जाए। सर, हम 2-3 बार स्कूल के चक्कर भी आ चुके हैं। हम डीसी साहब के भी आए थे, डीसी साहब उस टाइम हमें नहीं मिले, लेकिन हम फिर बीओ ऑफिस गए। कल बीओ ऑफिस में हमें बीओ साहब मिले थे। उन्होंने बोला था कि ये फॉर्म ले जाओ, इस पे साइन कर दिए। अगर स्कूल वाले नहीं करते एडमिशन तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। ये 16-12 तारीख को नियम 134 के तहत बच्चों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूलों में जा रहे हैं तो इनको आनाकानी करके चक्कर कटवा रहे हैं। स्कूल वालों ने मना कर दिया है। स्कूल वाले की शिकायत करने के लिए जब पेरेंट्स शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं कि भाई पहले हमें स्कूल की तरफ से लिखित में लिखवा के लाओ कि वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब स्कूल वालों के पास दोबारा पेरेंट्स जाता है तो स्कूल वाले लिखित में दे। वहीं रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने एक कांस्टेबल की गाड़ी पर फायरिंग की।
इस दौरान कांस्टेबल बाल बाल बच पाया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल गुरुग्राम से ड्यूटी कर वापस रेवाड़ी लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। इस मामले में धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं रेवाड़ी से ही एक दर्दनाक मामला सामना भी आया, जहां एक स्कूल बस ने एक 4 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चा पिता के साथ साइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान बस ने साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए बात करेंगे पिहोवा की नंद कॉलोनी स्थित एक मकान में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित महिला ने कहा, घर में अचानक आग लगने से देखते ही देखते घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित महिला ने खेल मंत्री संदीप सिंह से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। तो नंद कॉलोनी स्थित घर में भीषण आग लगी है और घर में रखा लाखों का सामान इस भीषण आग में जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित लोगों ने प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह से इस मामले में एक्शन लेने और आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। तो पिहोवा की नंद कॉलोनी स्थित एक मकान में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इसमें गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं देश भर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार देशव्यापी सुशासन सप्ताह कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में बुधवार को सुशासन सप्ताह मनाया गया। इस दौरान एसडीएम त्रिलोक चंद ने सुशासन के विषय पर बातचीत करते हुए बताया, हमें जनहित समस्याओं पर पूरी ईमानदारी से जल्द तेजी से कार्रवाई करनी है, ताकि जनता की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। चलिए बात करेंगे अंबाला की। अंबाला नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सब्जी मंडी में दुकानदारों ने शेड और पक्के थड़े बनाकर अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। अवैध थड़ों पर रखी सब्जियों को निगम ने ट्रॉली में भर लिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि दुकानदार इस कार्रवाई का विरोध नहीं कर सके। इस मौके पर नगर परिषद सचिव राजेश कुमार ने बताया, कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ रेहड़ी और फड़ी वालों ने पक्के थड़े बना लिए थे। उस पर रखकर सब्जी बेचने का काम किया जा रहा था, जिससे सड़क में गंदगी फैलती थी और बीमारियां फैलने का डर था। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कलयुग का प्रमाण देता हुआ एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही मां को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में महिला को बचाने आए लोगों पर भी बहू बेटे ने जमकर लाठियां बरसाई। जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं तकनीकी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हरियाणा ने आलू की खेती अब बिना जमीन, मिट्टी और खाद के भी संभव कर दी है।
बता दें कि करनाल में स्थित बागवानी विभाग ने एयरोपोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर यह संभव कर दिखाया है, जिसकी पैदावार परंपरागत खेती से 10 गुना ज्यादा बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तकनीक से जड़ों को न्यूट्रिएंट्स पानी द्वारा पहुंचाया जाएगा, जो कि रोग और कीटाणु रहित होगा। और इस तकनीक में जो आलू का बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार किया जाता है, ये तकनीक एक तरह से अनूठी है अपने आप में, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आलू को हवा में उगाया जा रहा है और इसके लिए एक जो सेटअप होता है उसमें हम जितने भी आलू के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं और इनको हम पानी के साथ हम इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इन दिनों उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जकड़ा हुआ है। सर्दी के सितम झेल रहे, अलाव के सहारे दिन बिता रहे हैं। ऐसे में बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है। करनाल उपायुक्त ने जिले के सबसे बड़े रैन बसेरे का निरीक्षण किया और सुविधाओं का जायजा लिया। डीसी ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक ली। वहीं डीसी ने जानकारी देते हुए बताया, जिले में निगम की तरफ से अलग अलग जगहों पर वैन भेजी जाएगी ताकि दुकानों के बाहर सोने के लिए मजबूर लोगों को रैन बसेरे तक लाया जा सके। इसके साथ ही खाने की व्यवस्था के लिए सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क किया जाएगा। एक यहाँ इशू जो हमने ऑब्जर्व की कि लोगों की खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो हम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, उनसे आज ही बात करेंगे कि लोगों का 2 वक्त का खाना भी जो है वो भिजवाएं। काफी सारी जगह वो करवाते भी हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहाँ जो हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के जो लोग साथ आते हैं उनके लिए अरेंजमेंट, कल्पना चावला में आपने देखा होगा, वहाँ जो साथ में लोग आते हैं पेशेंट्स के, उनके परिवार वाले, उनके लिए खाने की व्यवस्था होती है। कोविड में तो इनफैक्ट जो मेडिकल स्टाफ था उनके लिए व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी। तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो यहाँ भी लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जरूर। कितने रैन बसेरा हैं सर, और कौन से रैन बसेरे में आप पहुंचे? जिले में 5 रैन बसेरे हैं टोटल। एक तो सबसे बड़ा यही है 80 बेड का, करनाल जो कैथल रोड है उसमें, कैथल ब्रिज के नीचे।